सामने देखती है कि एक चालाक और प्रभावशाली औरत अपनी तेज रफ्तार कार से उसके मासूम बेटे को कुचल देती है। बेटे की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये हादसा महिला अनन्या को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। बेटे की लाश से लिपटकर वो चीखती है, लेकिन उस औरत के चेहरे पर पछतावे की जगह ठंडा आत्मविश्वास होता है। अनन्या उस औरत को कोर्ट तक घसीट ले जाती है ताकि उसे सजा मिल सके, लेकिन अदालत में वो जो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। उसका अपना पति रोहन, जो एक नामी और बेहद चालाक वकील है, उसी औरत माया की तरफ से केस लड़ रहा होता है। रोहन न सिर्फ माया को बेगुनाह साबित कर देता है, बल्कि पूरे केस को इस तरह मोड़ देता है कि उल्टा अनन्या पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप लग जाता है। झूठे सबूत, झूठे गवाह और रोहन की दलीलों के आगे सच दब जाता है। नतीजा ये होता है कि अनन्या को 4 साल की सजा हो जाती है। अंधेरी और बेरहम जेल में अनन्या हर दिन टूटती है। उसे मारपीट, अपमान और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जिंदा रहती है कि बाहर निकलकर वो रोहन से जरूर पूछेगी कि उसने उसके और उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। 4 साल बाद जब अनन्या जेल से बाहर आती है और अपने ही घर लौटती है, तो जो नजारा वो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति रोहन उसी माया और एक छोटे बच्चे के साथ जन्मदिन मना रहा होता है। केक कट रहा होता है, हंसी ठहाके गूंज रहे होते हैं। तभी वो बच्चा रोहन को पापा कहकर बुलाता है। उसी पल अनन्या को समझ आ जाता है कि 4 साल पहले रोहन ने माया का साथ क्यों दिया था। गुस्से और दर्द में अनन्या रोहन से सवाल करती है कि उसने उसके और उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। तब एक अधूरी सच्चाई सामने आती है। 4 साल पहले माया ने रोहन को कुछ झूठी तस्वीरें और एक नकली डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी, जिससे रोहन को यकीन हो गया था कि अनन्या ने उसे धोखा दिया है और बच्चा उसका नहीं है। शराब और गलतफहमी में डूबा रोहन माया के करीब चला गया। उसी रिश्ते से माया का बेटा पैदा हुआ। आज भी रोहन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अनन्या को पूरी सच्चाई बताए। वो चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए। वो माया से कहता है कि वो बच्चे के साथ घर छोड़ दे, लेकिन अनन्या देख चुकी होती है कि घर की दीवारों पर सिर्फ रोहन और माया की तस्वीरें हैं। वहाँ उसके और उसके बेटे की कोई तस्वीर, कोई निशानी नहीं बची। टूट चुका दिल अब और नहीं सह पाता। अनन्या रोहन से तलाक मांगती है। ये सुनते ही रोहन भड़क जाता है। वो धमकी देता है कि वो मर जाएगा लेकिन तलाक नहीं देगा। तभी माया का फोन आता है और रोहन बिना पीछे देखे उसे छोड़कर चला जाता है। अनन्या समझ जाती है कि ये शादी सिर्फ एक खोखला ढांचा बन चुकी है। अगले दिन शोर सुनकर अनन्या बाहर आती है और देखती है कि माया उसके बेटे की पुरानी चीजें, कपड़े और खिलौने घर से बाहर फेंक रही है। अनन्या रोकने जाती है तो माया कहती है कि वो और उसका बेटा अब यहीं रहेंगे और मरे हुए बच्चे की चीजें अपशकुन होती हैं। गुस्से में अनन्या माया को थप्पड़ मार देती है, लेकिन माया उसे जमीन पर गिरा देती है। उसी वक्त रोहन आ जाता है और माया बात को उल्टा पेश कर देती है। रोहन बिना सच्चाई जाने अनन्या को डांटता है और कहता है कि जेल में रहने के दौरान माया हर साल बच्चे की कब्र पर जाती थी, पूजा करवाती थी और उसे अपना गॉडसन मानती थी। अनन्या गुस्से से चिल्लाती है कि वो अपने बेटे की कातिल को मां कैसे मान सकता है, लेकिन रोहन बस यही कहता है कि सबको अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अनन्या समझ जाती है कि रोहन कभी उसका दर्द नहीं समझेगा। वो रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो अपने बेटे की कब्र पर जाती है तो माया वहां आकर उस पर गंदा पानी डाल देती है और धमकी देती है कि अगर उसने रोहन का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे भी उसके बेटे के पास पहुंचा देगी। उसी दिन एक अनजान वकील अनन्या से मिलता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें माया द्वारा कार से बच्चे को कुचलने का सीसीटीवी फुटेज होता है। वो वकील उसे केस छोड़ने की सलाह देता है क्योंकि माया बहुत ताकतवर है, लेकिन अनन्या अपने बेटे के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लेती है। जैसे ही वो वहां से निकलती है, रोहन और माया उसे पकड़वा लेते हैं। माया के गुंडे पेन ड्राइव छीन लेते हैं और रोहन गुस्से में उसे तोड़ देता है। वो ठंडे स्वर में कह देता है कि वो बच्चा उसका था ही नहीं। टूट चुकी अनन्या जब खुद को खत्म करने की कोशिश करती है तो रोहन उसे रोककर कहता है कि अतीत भूल जाओ, नए बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अनन्या सिर्फ अपने मरे हुए बेटे